महिलाओं के अधिकार केवल उनके अस्तित्व को मान्यता देने तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हें समानता, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार भी सुनिश्चित करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आइए आज की पहले खबर को देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटरनिटी लीव पर फैसला दिया है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मैटरनिटी लीव केवल सामाजिक लाभ नहीं, बल्कि महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, जो उसके प्रजनन अधिकारों और गरिमा से जुड़ा हुआ है। समझते हैं कि उमा देवी वर्सेस के उमा देवी वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट। इस केस को पूरे डिटेल में समझते हैं। आपको बताता हूँ कि उमा देवी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, जिन्होंने 2 शादियाँ की। इन्होंने 2 शादियाँ की, जिसमें फर्स्ट पहले पति के साथ इनको 2 चिल्ड्रन थे और दूसरे के साथ भी इनको 1 चिल्ड्रन हुआ। 2 चिल्ड्रन पर मिलने वाला जो अवकाश था उनका मैटरनिटी लीव, वो तो पूरा हो गया। मैटरनिटी लीव जो है, इनका पूरा हो गया। अब डिवोर्स होने के बाद जब इन्होंने दूसरा शादी की, तो दूसरे शादी से इनको इनको पहला चिल्ड्रन मिला और पहला चिल्ड्रन होने के बाद इन्होंने फिर से मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई कर दिया और ये जो मैटरनिटी लीव था, वो राज्य सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट कर दिया गया और साथ ही साथ के उमा देवी जो है, फिर मद्रास हाई कोर्ट जाती हैं। मद्रास हाई कोर्ट भी तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ देते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये लॉ के अकॉर्डिंग है और मद्रास हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर के उमा देवी पहुँचती हैं भारत के उच्चतम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मैटरनिटी लीव कितने दिनों की होती है और क्या रूल है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैटरनिटी लीव जो है, मैटरनिटी बेनिफिट मैटरनिटी बेनिफिट ये अमेंडमेंट हुआ था 2017 में। अमेंडमेंट हुआ था कब? 2017 में। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो अमेंडमेंट एक्ट है 2017 का, उसमें 12 वीक जो पहले से चला आ रहा था आपका मैटरनिटी लीव, उसको बढ़ाकर 26 वीक कर देते हैं। 26 वीक कर दी गई और ये लागू है सिर्फ 2 बच्चों तक ही। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है और मद्रास हाई कोर्ट भी अपनी जगह सही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे डिसीजंस को पलट दिया? तो आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच बैठी। 2 जजेस की बेंच की इस फैसले ने क्या कहा? आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि मैटरनिटी लीव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनके स्वास्थ्य, गरिमा और प्रजनन विकल्पों से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रजनन अधिकारों इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करता है ह्यूमन राइट, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता और गैर भेदभाव का अधिकार शामिल है। वहीं पॉपुलेशन कंट्रोल जो पॉलिसी है, वो भी कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स के साथ, बल्कि दोनों के बीच एक बैलेंस जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये कहना था हमारे माननीय जजेस का। तो आइए समझते हैं कि इन इन कहे गए शब्दों में एक और शब्द जो था, वो उनका कहना था कि अगर वो मैटरनिटी लीव को डिनाई करते हैं, जो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अगर आधार पे है, तो या फिर रीमैरेज के आधार पे है, तो यह वुमेन के राइट्स को वायोलेट करता है। आइए समझते हैं अब इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा। इस डिसीजन का इम्पैक्ट ये होगा कि अब वुमेन्स के बच्चे, यानी कि वुमेन्स के चिल्ड्रन चाहे 2 हों या 2 से अधिक हों, उस पर मैटरनिटी लीव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी चिल्ड्रन कंसर्न अब खत्म हो गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात की जाए तो, फैसले की बात की जाए तो। वहीं अब स्टेट गवर्नमेंट को नया रूल बनाना पड़ेगा। नया रूल इन द सेंस जो 2 बच्चों तक सीमित था, उसको बढ़ाकर ऐसा सेट करना पड़ेगा जो वुमेन के कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायोलेट ना करे। क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वहीं गरिमा और स्वास्थ्य अधिकार भी उसमें शामिल है। अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पार्ट 4 में आता है, जहाँ पर कि आर्टिकल चालू होता है 124 से लेके 147 तक। आपको कुछ प्रमुख आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए, जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि 124 जो आर्टिकल है, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। वहीं आपको और कौन-सा याद होना चाहिए, तो दूसरा है आपका आर्टिकल नंबर 141।
तो आर्टिकल नंबर 141 इन्फोर्स करता है डिग्री और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट्स के। वहीं अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 143। 143 आर्टिकल आपको बताता है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है। तो इतनी सारी बातें थी इस न्यूज़ से संबंधित। आई होप आपको पसंद आया होगा और सारी बातें क्लियर भी हो गई होंगी। कहते हैं कि जल ही जीवन है। आइए देखते हैं अपने न्यूज़ को जिसमें यह बताया गया है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ 2.7 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुँच जाता है, तो जो ग्लेशियर है आज के रिस्पेक्ट में मात्र 24% बचेगा। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्लेशियर के बारे में। ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर एक्युमुलेशन ऑफ आइस है, एक्युमुलेशन ऑफ आइस है। अब ये जो ग्लेशियर है, यह फ्रेश वाटर का फ्रेश वाटर पूरी धरती पर का 70% है। वहीं अगर ये एरिया जो कवर कर रहा है वो टोटल 10% है पूरे पृथ्वी का, पूरे अर्थ का ये 10% एरिया को कवर करता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें आई हैं, जो आपको सोचना और समझना चाहिए और सरकार के साथ-साथ हम लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। आइए रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं। रिपोर्ट में पहला बात यह कहा गया कि आज भी अगर टेम्परेचर राइज़ होना बंद हो जाए, यानी आज के ग्लोबल टेम्परेचर से भी करें, तो 39% का लॉस होगा ग्लेशियर में, 39% का लॉस होगा और यह आंकड़ा 2020 के ग्लेशियर के लेवल के हिसाब से होगा। यानी जितना 2020 में ग्लेशियर था, उसका 39% लॉस हो जाएगा अगर आज से अगर हम देखें कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ होना बंद हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। वहीं सी लेवल जो होगा वह 113 राइज़ कर जाएगा, 113 बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। वहीं अगर हम बता दें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर 0.1 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर राइज़ होता चला जाएगा, तो पर 0.1 डिग्री सेल्सियस में 2% का ग्लेशियर लॉस होगा। 2% का ग्लेशियर लॉस होता चला जाएगा। आइए समझते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव को देखेंगे, तो इंडिया के पास जो ग्लेशियर है, आपको समझना होगा भारत के मैप से। अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए जो ग्लेशियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश हिमालयन, जो कि टोटल 8 कंट्रीज़ से गुज़रता है और वहीं यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट रिवर सोर्स हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए 8 कंट्री और 10 इम्पोर्टेंट रिवर्स। वहीं अगर मैं बताऊँ तो इससे इम्पैक्ट जो पॉपुलेशन पे पड़ेगा वो होगा 240 मिलियन पॉपुलेशन। मैं बताया 240 मिलियन पॉपुलेशन। इससे होने वाले इम्पैक्ट टोटल 240 मिलियन लोग इम्पैक्ट होंगे। अब देखिए हिंदू कुश माउंटेन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ जाता है। पूरे चाइना को कवर करता है और इधर साउथ ईस्ट एशिया तक ये कवर करता है हिंदू कुश माउंटेन। यानी कि जो कंट्री को ये कवर कर रहा है मैं उसे भी लिख देता हूँ। 8 कंट्रीज़ में आपका आएगा, यहाँ पर आएगा आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत तो ऑफ़ कोर्स, वहीं इधर आएगा आपका चाइना, ये भूटान को भी कवर करेगा, वहीं म्यांमार को भी कवर करेगा, बांग्लादेश को भी, कोई कंट्री छूटना नहीं चाहिए। आप देख लीजिए 8 कंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर एक कंट्री और छूट रहा है और वो है नेपाल। मैं लिख देता हूँ, ये है नेपाल। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंट्रीज़ में 240 मिलियन पीपल अफ़ेक्टेड होंगे। 8 कंट्री, 10 इम्पोर्टेंट रिवर। रिवर का भी नाम आपको पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो 3 नदियाँ तो आपको पता होनी चाहिए और वो है गंगेस, दूसरा है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र, साथ ही साथ तीसरा नदी का भी नाम आपको पता होना चाहिए और वो है सिंधु नदी। ये 3 नदी तो आपको याद होना ही चाहिए। वहीं दूसरी नदियों की बात करें तो उसमें आ जाएगा आमू दरिया, उसमें आ जाएगा आमू दरिया।
और येलो रिवर, वहीं यामटीसी नदी भी आ जाएगा, यामटीसी नदी भी इसमें आ जाएगा। और यामटीसी नदी के अलावा आपको और जो नदियाँ हैं वो है मेकोंग, मेकोंग नदी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही साथ साल्विन, साल्विन रिवर भी इसके अंतर्गत आएगा। एक और रिवर है जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसके बारे में। तो हमने भारत के भी पर्सपेक्टिव को देखा यहाँ पर। अब आइए समझते हैं कि क्या कोई ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है या नहीं लिया गया है। ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में चेक करते हैं कि क्या-क्या इससे संबंधित ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है। ग्लोबल इनिशिएटिव में जो सबसे पहला इनिशिएटिव है वो है पेरिस एग्रीमेंट 2015, पेरिस एग्रीमेंट 2015, जहाँ पर के क्लाइमेट से संबंधित जो टेम्परेचर था उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाने देना है। वहीं इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव भी लिया गया है, यानी ICCI। तीसरा जो ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया वो आर्कटिक काउंसिल का निर्माण किया गया। वहीं जो चौथा प्रमुख है आपका वो है ग्लोबल आइस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव, ग्लोबल आइस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव। इतने सारे इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी क्या आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ रुका क्या? बिल्कुल नहीं रुक रहा है। तो यानी कुछ न कुछ बदलाव करने की तो ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड में सरकारें क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट को क्या करना होगा? तो वहीं आप कंक्लूज़न में देख सकते हैं कि आपको अर्जेंट आईपीसीसी की जो रिपोर्ट में सुधार करने के लिए जो फ्रेमवर्क दिया गया है, उसको त्वरित गति से आपको अप्लाई करना होगा। वहीं पेरिस एग्रीमेंट को भी लागू करना होगा, साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट को भी लागू करना होगा, तब जाकर ये कंट्रोल होगा। क्योंकि आपको मैंने पुराने आंकड़े जो बताए आपको, जो मैं क्लास के शुरुआत में बताए जो आंकड़े, अगर उनको देखा जाए तो वो भयावह है। आई होप आपको इस टॉपिक से पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। कंक्लूजन से पहले आपको इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या-क्या पड़ेगा। तो इम्पैक्ट भी आप देख लीजिए। इसका इम्पैक्ट होगा, सबसे पहला तो जितनी भी शहरें हैं, जो कोस्टल रीजन पे हैं, वो डूब जाएँगी। दूसरा, अभी डूबेगी तो माइग्रेशन का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि डूबने से पहले सारे लोगों को वहाँ से विस्थापित करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वहीं पानी की समस्या यानी वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पेरिस एग्रीमेंट को और साथ ही साथ आईपीसीसी फ्रेमवर्क को जल्दी से जल्दी लागू करना होगा सारे कंट्रीज़ को, और वो भी स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ। आई होप आपको टॉपिक की समझ बहुत अच्छी हो गई होगी। थैंक यू। कहते हैं कि जल ही जीवन है। आइए एक जर्नल रिपोर्ट आया है जहाँ ऐसी पुष्टि की गई है, जो स्टडी बताता है कि अगर 2.7 डिग्री सेल्सियस का अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ होता है, तो आपके पास मात्र 24% ग्लेशियर बचेंगे, अगर आज के दिन के पूरे ग्लेशियर को देखा जाए तो। फिर से कहते हैं कि जल ही जीवन है। आइए देखते हैं अपने न्यूज़ को, जिसमें यह बताया गया है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ 2.7 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुँच जाता है, तो जो ग्लेशियर है आज के रिस्पेक्ट में मात्र 24% बचेगा। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ग्लेशियर के बारे में। ग्लेशियर क्या होता है? तो ग्लेशियर एक्युमुलेशन ऑफ आइस है, एक्युमुलेशन ऑफ आइस है। अब ये जो ग्लेशियर है, यह फ्रेश वाटर का फ्रेश वाटर पूरी धरती पर का 70% है। वहीं अगर ये एरिया जो कवर कर रहा है वो टोटल 10% है पूरे पृथ्वी का, पूरे अर्थ का ये 10% एरिया को कवर करता है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें आई हैं, जो आपको सोचना और समझना चाहिए, और सरकार के साथ-साथ हम लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। आइए रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं। रिपोर्ट में पहला बात यह कहा गया कि
आज भी अगर टेम्परेचर राइज़ होना बंद हो जाए, यानी आज के ग्लोबल टेम्परेचर से भी करें, तो 39% का लॉस होगा ग्लेशियर में, 39% का लॉस होगा और यह आंकड़ा 2020 के ग्लेशियर के लेवल के हिसाब से होगा। यानी जितना 2020 में ग्लेशियर था, उसका 39% लॉस हो जाएगा अगर आज से अगर हम देखें कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ होना बंद हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। वहीं सी लेवल जो होगा, वह 113 राइज़ कर जाएगा, 113 बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। वहीं अगर हम बता दें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर 0.1% 0.1 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर राइज़ होता चला जाएगा, तो पर 0.1 डिग्री सेल्सियस में 2% का ग्लेशियर लॉस होगा। 2% का ग्लेशियर लॉस होता चला जाएगा। आइए समझते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से इसको। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव को देखेंगे, तो इंडिया के पास जो ग्लेशियर है, आपको समझना होगा भारत के मैप से। अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो भारत के लिए जो ग्लेशियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश हिमालयन, जो कि टोटल 8 कंट्रीज से गुजरता है और वहीं यहाँ पर 10 इम्पोर्टेंट रिवर सोर्स हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए 8 कंट्री और 10 इम्पोर्टेंट रिवर्स। वहीं अगर मैं बताऊँ तो इससे इम्पैक्ट जो पॉपुलेशन पे पड़ेगा वो होगा 240 मिलियन पॉपुलेशन। मैं बताया 240 मिलियन पॉपुलेशन। इससे होने वाले इम्पैक्ट टोटल 240 मिलियन लोग इम्पैक्ट होंगे। अब देखिए हिंदू कुश माउंटेन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ जाता है, पूरे चाइना को कवर करता है और इधर साउथ ईस्ट एशिया तक ये कवर करता है हिंदू कुश माउंटेन। यानी कि जो कंट्री को ये कवर कर रहा है मैं उसे भी लिख देता हूँ। 8 कंट्रीज़ में आपका आएगा, यहाँ पर आएगा आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत तो ऑफ़ कोर्स, वहीं इधर आएगा आपका चाइना, ये भूटान को भी कवर करेगा, वहीं म्यांमार को भी कवर करेगा, बांग्लादेश को भी, कोई कंट्री छूटना नहीं चाहिए। अब देख लीजिए 8 कंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पर एक कंट्री और छूट रहा है और वो है नेपाल। मैं लिख देता हूँ, ये है नेपाल। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंट्रीज़ में 240 मिलियन पीपल अफ़ेक्टेड होंगे। 8 कंट्री, 10 इम्पोर्टेंट रिवर। रिवर का भी नाम आपको पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो 3 नदियाँ तो आपको पता होनी चाहिए और वो हैं गंगेस, दूसरा है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र, साथ ही साथ तीसरा नदी का भी नाम आपको पता होना चाहिए और वो है सिंधु नदी। ये 3 नदी तो आपको याद होना ही चाहिए। वहीं दूसरी नदियों की बात करें तो उसमें आ जाएगा आमू दरिया, उसमें आ जाएगा आमू दरिया और येलो रिवर, वहीं यामकीसी नदी भी आ जाएगा, यामकीसी नदी भी इसमें आ जाएगा और यामकीसी नदी के अलावा आपको और जो नदियाँ हैं वो है मेकॉन्ग, मेकॉन्ग नदी भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। साथ ही साथ साल्विन, साल्विन रिवर भी इसके अंतर्गत आएगा। एक और रिवर है जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसके बारे में। तो हमने भारत के भी पर्सपेक्टिव को देखा यहाँ पर। अब आइए समझते हैं कि क्या कोई ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है या नहीं लिया गया है। ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में चेक करते हैं कि क्या-क्या इससे संबंधित ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है। ग्लोबल इनिशिएटिव में जो सबसे पहला इनिशिएटिव है वो है पेरिस एग्रीमेंट 2015, पेरिस एग्रीमेंट 2015, जहाँ पर कि क्लाइमेट से संबंधित जो टेम्परेचर था उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाने देना है। वहीं इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव भी लिया गया है यानी आईसीसीआई। तीसरा जो ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया वो आर्कटिक काउंसिल का निर्माण किया गया। वहीं जो चौथा प्रमुख है आपका वो है ग्लोबल आइस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव, ग्लोबल आइस मॉनिटरिंग इनिशिएटिव। इतने सारे इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी क्या आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ रुका क्या? बिल्कुल नहीं रुक रहा है। तो यानी कुछ न कुछ बदलाव करने की तो ज़रूरत है पूरे वर्ल्ड में।
तो पूरे वर्ल्ड में सरकारें क्या कर सकती हैं, गवर्नमेंट को क्या करना होगा। तो वहीं आप कंक्लूज़न में देख सकते हैं कि आपको अर्जेंट आईपीसीसी की जो रिपोर्ट में सुधार करने के लिए जो फ्रेमवर्क दिया गया है, उसको त्वरित गति से आपको अप्लाई करना होगा। वहीं पेरिस एग्रीमेंट को भी लागू करना होगा, साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट को भी लागू करना होगा, तब जाकर ये कंट्रोल होगा। क्योंकि आपको मैंने पुराने आंकड़े जो बताए आपको, जो मैं क्लास के शुरुआत में बताया जो आंकड़े, अगर उनको देखा जाए तो वो भयावह है। आई होप आपको इस टॉपिक से पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू। ने ऑपरेशन चक्र चलाया है, ऑपरेशन चक्र चलाया है। देखिए, ऑपरेशन चक्र कोई नई बात नहीं है। ऑपरेशन चक्र इसलिए चलाया गया है ताकि साइबर क्राइम से निजात दिलाया जा सके। तो इसके लिए सीबीआई ने आपको ऑपरेशन चक्र चला रखा है। सीबीआई, आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई के डायरेक्टर का नाम है, अभी तो मैं बोल रहा था सोनू सूद, यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर का नाम है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर का नाम है। वहीं सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई की स्थापना किस एक्ट से की गई है। तो यह एक्ट स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 एक्ट के तहत किया गया है। वहीं इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ये बातें आपको याद रखनी है ऑपरेशन चक्र से संबंधित। वहीं अगर हम सीबीआई को देखें तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांसेस। पर्सनल ग्रीवांसेस के मिनिस्ट्री कौन है आपको पता होना चाहिए, पीएम मोदी। वहीं अगर स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांसेस पूछेगा तो वहाँ पर आपको याद रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो सीबीआई से रिलेटेड आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर आपसे कहता है कि जो भारतीय पोस्ट है उसने ध्रुवा लॉन्च किया है, यानी कि आपको पता होना चाहिए ध्रुव। ध्रुव का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुव का शुरुआत डिजिपिन के साथ किया गया है, यानी कि आसानी से व्यक्तिगत रूप से पहुंचा जा सके, ताकि जो भी सामान है वो पोस्ट है वो डिलीवर कर सके आपको। तो डिजिपिन डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर है, डिजिटल पोस्ट इंडेक्स नंबर है, यानी यूनिक नंबर है जिसके थ्रू जो है लोगों तक पहुंचा जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए, यानी आसान भाषा में कहें तो सिंप्लीफाई करता है ये एड्रेस के सॉल्यूशन को, यानी एड्रेस जो पोस्टमैन खोजता रहता है उससे निजात पाने के लिए ध्रुव का निजात किया गया है। आइए आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की शुरुआत, यानी कि इंडियन पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1954 में। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं यह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? ज्योति आदित्य ज्योति आदित्य सिंधिया, ये हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। वहीं इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, नन अदर देन नई दिल्ली, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आपको पता होगा मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैटिक एलिफेंट हुआ है, नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि नोमैटिक एलिफेंट जो है ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है हर साल। एक साल इंडिया में होता है, दूसरी बार मंगोलिया में होगा। तो इस बार मंगोलिया के उलान बतार में हुआ है, जो कि मंगोलिया का कैपिटल भी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिरी बार जो नोमैटिक एलिफेंट का एक्सरसाइज हुआ था वो भारत के उमरोई में हुआ था। जो लास्ट टाइम हुआ था ये भारत के उमरोई में हुआ था। उमरोई डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैटिक एलिफेंट होता है। पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे।
जहाँ पर आपको वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो 31 मई है, उसको डब्ल्यूएचओ के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे। आपको 2025 की थीम तो पता होनी ही चाहिए और ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इस बार की थीम है अनमास्किंग द अपील। आप इतना भी याद रखेंगे तो ऑप्शन में कर ले जाएँगे, अनमास्किंग द अपील। तो आप अपील किससे करेंगे? जो लोग खा रहे हैं, जो बना रहे हैं, यानी एक्सपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री, टैक्टिक्स और ऑन टोबैको एंड टोबैको एंड निकोटीन प्रोडक्ट। आप बहुत ही पुराना प्रचार जो दूरदर्शन पे भी चला आ रहा होगा, यहाँ पर आप देखते हैं कि तम्बाकू ना खाएँ। तो आप भी याद रखें, अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, यानी माउथ का कैंसर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2025 की थीम है अनमास्किंग द अपील, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटीन। वहीं आपको यहाँ से पता होना चाहिए डब्ल्यूएचओ के बारे में, जिसके हेड है टेड्रोस अडेनम घेब्रियस टेड्रोस अडेनम। इन पर एक और सवाल पूछा गया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? इट्रिया के रहने वाले हैं। इट्रिया एक अफ्रीकन कंट्री है। वही आपसे पूछा जाएगा कि डब्ल्यूएचओ की शुरुआत कब की गई थी? तो 7 अप्रैल को की गई थी। आपसे 7 अप्रैल को डेट भी पूछा जा सकता है कि 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। वहीं 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे भी आप मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी बातें डब्ल्यूएचओ से। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर जो है आपसे बताया गया है कि टेनिस जो लीजेंड है सेरेना विलियम्स, उनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज़ अवार्ड दिया गया है, टेनिस की नंबर 1 खिलाड़ी। आपसे सिर्फ एग्ज़ाम में अब इतना ही पूछा जाएगा कि किस खिलाड़ी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज़ अवार्ड दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए सेरेना विलियम्स को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक तरफ नीरज चोपड़ा खड़े हैं, तो नीरज चोपड़ा जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा के बारे में कि अभी-अभी इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया था दोहा डायमंड लीग में, दोहा डायमंड लीग में, और वहाँ पर भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और वो रिकॉर्ड है 91.06 मीटर भाला फेंकने का। आपको पता होना चाहिए कि भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? तो भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? 2021 से। क्यों मना रहे हैं? 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए मनाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए, तो अगला करंट अफेयर कुछ नहीं है, लेकिन एक और करंट अफेयर है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगला करंट अफेयर है कि रोहित शर्मा ने 302 छक्के लगाकर क्रिस गेल के बाद, यानी कि क्रिस गेल हमारे पहले स्थान पर हैं सिक्स मारने में, कहाँ पर? आईपीएल में। वहीं सेकंड खिलाड़ी कौन बन गए? हमारे शर्मा जी के लड़के रोहित शर्मा। आपको बता दें कि आपसे आईसीसी के बारे में पूछा जा सकता है और बीसीसीआई के भी बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई, यूएई। जैसा इनके चेयरमैन हैं। वहीं इसकी फाउंडेशन 1908 में की गई थी। वहीं बीसीसीआई के हेड कौन हैं? रॉजर बिन्नी, रॉजर बिन्नी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। मुंबई इसका बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। वहीं बीसीसीआई की स्थापना आपको पता होनी चाहिए 1928 में हुआ था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर जो कल तक के सुर्खियों से बने थे। आई होप आपको सारे करंट अफेयर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।